नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज तारीख है 23 मार्च। आप सभी को पता है 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की याद में। आप देख सकते हैं तीनों ही चेहरे कितने सुंदर चेहरे हैं, मैंने फ़ोटो भी लगाई है। और आज के दिन जो है 23 मार्च को जो है इन तीनों को फांसी दी गई थी। पूरे भारत में जो है बहुत जो है दुख का दिन था ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम अपने स्वतंत्र भारत में बैठे हैं तो इन्हीं के कारण है। इनकी कुर्बानी जो है वो बेकार नहीं गई, क्योंकि ये भारत के ऐसे युवा थे जिन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी पर चढ़ गए थे। तो आज की क्लास हम इनका नाम लेकर ही शुरू करेंगे। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो कि हिंदी का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है? तो सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। ऊष्मीय व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन ए। शय 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 और एक और जोड़ देंगे इसमें है। ये कौन से आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, ऊष्मीय वर्ण क्या है? ऊष्मीय वर्ण है मतलब आपको बताना है कौन सा ऊष्मीय वर्ण है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों तरफ। देखो आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट में, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछने का जो तरीका है ना वो अलग है। तो हम जो है उस चीज़ में बिल्कुल भी जो है डाउट नहीं रखेंगे। उसमें वर्ण है, उसमें वर्ण कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया कौन सा। ऑप्शन बी हो जाएगा, श और एक होता है आपका है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? समझेंगे। देखो, सिर्फ सांस का जो है उपयोग किया जाता है उन वर्णों को हम क्या कहेंगे जिसमें सिर्फ सांस का जो है उपयोग किया जाता है। तो कौन से हो जाएंगे? सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। ये होगा आपका ऑप्शन ए, अघोष वर्ण। यर अलावे व्यंजन को कहते हैं। यर अलावे व्यंजन कौन से होते हैं? ये सारे व्यंजन कौन से होते हैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा है। ये व्यंजन हो जाएंगे आपके अंतस्थीय व्यंजन। कौन से? अंतस्थीय व्यंजन आपके जो है यर अलावे हो जाएंगे। देखो अभी मेरी तबीयत खराब है, जुकाम है, उसके बावजूद मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है भाई कि आपका एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है। 6 महीने का भले ही टाइम दिया हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी को ढीला ना छोड़ें, लगातार जो है सेल्फ स्टडी करते रहें, अधिक से अधिक समय अपनी बुकों को दें। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट तो है ही, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन कब पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे कहने से आप डेली ये प्रैक्टिस सेट, आप 15 से 20 मिनट का प्रैक्टिस सेट होता है, ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। इस प्रैक्टिस सेट से लगाने के आपकी तैयारी जो है बेहतर होगी। ओहो, डैश बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में से उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखो, विराम चिन्ह बताना है आपको। विराम चिन्ह ओहो, वाह, ऐसी जगह कौन सा विराम चिन्ह होते हैं? वो होते हैं आपके विस्मय बोधक। विस्मय बोधक जो है होते हैं। तो कौन सा होगा विस्मय बोधक का चिन्ह? कौन सा होगा? आप देख सकते हैं विस्मय बोधक का चिन्ह। मैंने आपको विराम चिन्ह जो है बहुत ही अच्छे से, सावधानी से, बहुत ही अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन ए। ये जो चिन्ह है आपका ये हो जाएगा आहा, बहुत कठिन समय आया है, ठीक है। हे भगवान डैश मेरी इच्छा, हे भगवान डैश मेरी रक्षा करो। सही विकल्प का चयन करना है आपको। हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका विस्मय बोधक होता है? ये वाला चिन्ह होता है ना, ये होता है विस्मय बोधक। टोटल होते हैं 20। वो कौन कौन से होते हैं उनको पहचानने का तरीका मैंने आपको अच्छे से कराए हैं, ठीक है। जिन बच्चों को डिटेल में चीज़ें पढ़नी है तो 25 क्लास हिंदी, 25 क्लास रीजनिंग और 15 क्लास यूपी जी की मैं पहले करा चुका हूँ, वो क्लास आप जरूर देख लें। अशुद्ध वर्तनी का चयन करो। देखो 4 वर्तनियाँ आपको बतानी है अशुद्ध, इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे अशुद्ध वर्तनी। तो आपको जो चयन करना है ना वो करना है अशुद्ध वर्तनी का। इनमें से कि कौन सी ऐसी हैं जो अशुद्ध हैं। अशुद्ध आप समझते हैं जो गलत तरीके से लिखी गई हैं, वो होती है हमारी अशुद्ध। तो कौन सी है गलत तरीके से लिखी गई है जो? वो है ऑप्शन डी, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप जो है वो गलत लिखी गई है, बाकी सारी सही हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। फिर आपको अशुद्ध बताना है, वही फिर से जो है आपको अशुद्ध बताना है। गलत जो लिखी गई है वही आपको बतानी है। प्रमाणिक, प्रमाणिक गलत लिखी गई है, बाकी सारी आपकी सही है। रत्नाकार का संधि विच्छेद करें। रत्नाकार का संधि विच्छेद कितने अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। संधि आप किस तरीके से पहचान सकते हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई हैं। लेकिन आपको बताना है रत्नाकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए, रतन प्लस आकार बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए,
यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित, यथोचित जो है बहुत बार पूछा गया है, इसका संधि विच्छेद होता है यथा प्लस उचित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन है रीजनिंग के, बिल्कुल वही जो आप जिन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ते, जिन्हें आप बोल सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, वो क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलेंगे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति युग्म के माध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के माध्य है। समझेंगे हम यहाँ पे। देखो, जैसे इसका संबंध इससे है, वैसे ही इन चारों आकृतियों में किसका संबंध ऐसे ही होगा, चारों में से किसका जो है संबंध होगा, ये आपको बताना है। देखो, ये जो आपको गोला है, ये कहाँ क्या कर दिया यहाँ पे, ये 2 बार कर दिया, ठीक है। वर्ग जो है आपको ये कितनी बार कर दिया, वृत्त, वृत्त जो है आपको 2 बार कर दिया, और वर्ग जो है वो 1 बार ही रहने दिया, मतलब नीचे की संख्या 1 बार ही रहेगी। आप इसमें देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसमें है, देखो ये जो आपको आपको दे रखा है वृत्त, सॉरी वर्ग जो दे रखा है आपको, वर्ग 2 बार कर दिया, और नीचे जो त्रिभुज है ये आपका 1 बार आ जाएगा बीच में, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही है कि जिस तरीके से इसका संबंध इससे है, तो आगे जो है इसका संबंध कैसे होगा, तो इन दोनों को आपको संबंध बताना है कि संबंध जो होगा वो कैसे होगा। देखो, इसको क्या है, ये आपको दे रखा है 6 भुज वाला, ठीक है, 6 भुज वाला, इसमें क्या है नीचे कर दिया डार्क, अब इसको पलट दिया, उसको ऊपर कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया, ये हो गया डार्क। ऐसे ही करेंगे इसको, ये क्या है, ये आपको सीधा दे रखा है त्रिभुज, इसको क्या करेंगे, सीधा इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कौन से में दे रखा है आपको, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र में दाएं पी क्यू पर रखा जाए तो निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखो, आपको एक दर्पण है, उसको यहाँ रखा जाता है, ठीक है, उसको क्या होगा, यहाँ रखा जाएगा, तो कौन सी आकृति जो है उसको पूरा करेगी, ठीक है। दर्पण कैसे पहचानते हैं मैंने आपको बताया, ये जो आएगा आपका साइड में दर्पण है, ये जो आएगा वो पहले ही आएगा, ये बाद में आ रहा है तो बाद में आएगा, इस तरीके से चलते हैं। वहीं आपके जल प्रतिबिंब में होता क्या है, नीचे की संख्या ऊपर आती है और ऊपर की जो है वो नीचे पहुंच जाती है, इस तरीके से। और आपकी यहाँ क्या आपको बताना है, वो है आपका क्या, दर्पण। दर्पण में जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में आएगा, उस तरीके से चलते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका, 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनमें आपका डाउट पैदा हो, तो कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वाई देख सकते हैं, इसमें वाई बिल्कुल जो है उल्टी बना रखी है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी उल्टी बना रखी है, इसमें भी उल्टी बना रखी है, तो ऑप्शन बी तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। आप देख सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही बताना है आपको। दर्पण आपका लगा हुआ है कि ये दर्पण जो है इसको कैसे करेगा, दर्पण कैसे इसको जो है करेगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसको बिल्कुल जैसे दर्पण में दिया हुआ है वो पूरा करेगा, जैसे ऑप्शन डी में दिया हुआ है वही करेगा। आप देख सकते हैं, आपका तीर यहाँ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये जो आपका गोला है ये यहाँ नहीं होगा, नीचे आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है, ये गोला ऊपर दे दिया, ये कहाँ है, नीचे, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये होगा आपका पेपर कटिंग। पेपर कटिंग का आपका एक क्वेश्चन होगा, सभी बच्चे बताएंगे कि यदि पेपर को इस तरीके से मोड़ा जाएगा, उसके बाद उसे खोला जाएगा, तो वो जो बनेगा वो आकृति किस तरीके की आपकी बनेगी, ठीक है। ये आपका एक पेपर है, देख सकते हैं यहाँ आपका ये पेपर है पूरा, इसको यहाँ से फोल्ड किया, फोल्ड कर दिया, वो बन गया ऐसा। फिर उसको एक बार फिर से फोल्ड किया और उसको इस तरीके से काट दिया। उसको खोलेंगे, उसको जब खोलेंगे, देखो इसको काट दिया तो इसको खोलेंगे, कैसा बनेगा, खोलने के बाद कैसा बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की तरह हो बिल्कुल बनेगा। देखो ऊपर इसमें दे रखा है, ऊपर कटिंग नहीं है, इसमें साइड में कटिंग है, ये तो वैसे ही गलत है। इसमें पीछे भी कटिंग है, ये नहीं होगा। इसमें दोनों तरफ कटिंग है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कथन और निष्कर्ष का बहुत ही बेहतरीन वाला जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है राइट आंसर सभी बच्चे करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन में ये होता है, यदि आप कथन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं, तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाती हैं। देखो, सभी मेज क्या हैं, गाड़ियाँ हैं। सभी मेज क्या हैं,
वो क्या हैं? सभी मेज क्या हैं? गाड़ियाँ। मेज ले लेंगे मेज, वो क्या हैं? जी फोर गाड़ियाँ हैं। सभी मेज क्या हैं? गाड़ियाँ हैं। कोई गाड़ी ट्रक नहीं है, कोई गाड़ी जो है ट्रक नहीं है, तो ट्रक आपका अलग हो जाएगा, ट्रक आपका अलग हो जाएगा। कुछ ट्रक मेज हैं, कुछ ट्रक मेज हैं नहीं, गलत हो जाएगा, ट्रक तो बिल्कुल अलग है। सभी गाड़ियाँ क्या हैं? मेज हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी गाड़ियाँ जो हैं मेज नहीं है, कुछ गाड़ियाँ मेज हैं, बल्कि जो है सभी मेज जो हैं वो गाड़ियाँ हैं, लेकिन सभी गाड़ियाँ मेज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, तो कोई सा भी जो है इनमें आपका सही नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपी जीके के बेहतरीन वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। यूपी जीके की मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 क्लास मैंने आपको कराई है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको डेली क्लास करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये क्लास आप देखते रहिए, यूपी जीके का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता? वो था यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन ए। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? धातु का प्रयोग जो है किस युग में जो है मानव ने सीखा था? वो था ताम्र युग। ऑप्शन सी। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? तो सबसे पहले किस धातु का यूज किया था मानव ने? वो था तांबा, जिससे क्या बनाई थी? कुल्हाड़ी बनाई थी। छठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो कितने जो है महाजनपद थे? उन महाजनपदों का नाम बताना है, कितने थे? वो थे 8। कितने? 8। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक आपको बताना है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? नागों का जो प्रधान केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन बी। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सिंह स्तंभ जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? सिंह स्तंभ हो जाएगा आपके सारनाथ में। ऑप्शन बी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो यज्ञ किए थे उनका जो विवरण है वो कहाँ से? अयोध्या लेख में। अयोध्या लेख में आपका मिलता है। ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है मिलता है। 1857 के स्वतंत्र संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस नगर में और कब हुआ? देखो ये कब हुआ था और किस नगर में हुआ था ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, कोई बच्चा इसका गलत आंसर नहीं करेगा। ये हुआ था आपका मेरठ में, 10 मई को जो है मेरठ में शुरू हुआ था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर जो हुआ था ये, कहाँ हुआ था? ये होता सारनाथ, वाराणसी के समीप। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? देखो ताजमहल आप सभी को पता है, ये तो कहाँ है? वो है आगरे में। आगरे का आपको पेठा भी जो है फेमस है। प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ? इसकी आपको तारीख बतानी है। ये कब हुआ था? ये होता 1857 को। कहाँ पर? मेरठ में। नेक्स्ट, दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिम प्रदेश के किस सन में अलग किया गया था? तो कौन सा सन था जो दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिम प्रदेश में किस सन में जो है अलग किया गया था? वो आपको सन बताना है, कौन सा सन था? वो तो 1858। सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित की गई थी? तो किस नगर में जो है स्थानांतरित की गई थी? वो थी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन से नगर है? वर्तमान राजधानी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी लखनऊ। कुछ बेवकूफ़ इस क्वेश्चन को अभी भी गलत कर देंगे, ये मेरा ऐसा मानना है और 100% यही है। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? किस सन में जो है संयुक्त प्रांत रखा गया? तो वो थे 1937 में जो है रखा गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में क्रांति का आरंभ कब हुआ? मेरठ में जो क्रांति का आरंभ था वो कब हुआ? वो होता 10 मई 1857 को। उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ? देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। कहाँ पर? मेरठ। कहाँ पर? मेरठ। कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में जो किया था नेतृत्व, जो किया था इसका, किसने किया था? ये आपको बताना है। ये हो जाएंगे किसने? नाना साहेब ने। लखनऊ में 1857 क्रांति का संचालन किसने किया? अब आपको बताना है लखनऊ में। लखनऊ में थे मौलाना अहमद शाह और बेगम हजरत महल। और लखनऊ जो है वो नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? 1905 में जो है किस नगर में? वो था बनारस, वाराणसी। बनारस का क्या आपको पता है? पान बहुत प्रसिद्ध है। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1905 में जो है बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो की थी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए। देखो कितने अच्छे से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बस कुछ नहीं करना, ना कॉपी लेनी ना पेंसिल लेनी, इतने आसान तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि
आप जो है अपने एग्जाम में आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर जाओ, देखो लगाओ इस तरीके से। तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक और बिना शेयर करे नहीं जाएंगे। जो भी आज चैनल पर नए जुड़े हैं, जो भी मेरे बहन भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1904 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो किस नगर में हुआ था ये अधिवेशन, ये आपको बताना है। तो कौन सा वो नगर था? वो था प्रयागराज। वो कौन सा था? वो था प्रयागराज। वो कहाँ? इलाहाबाद। अंग्रेजी सेनापति हुरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया? तो किस क्षेत्र के कार्य सौंपा गया था दमन का? वो कौन सा था? वो जाए कौन सा? वो था बुंदेलखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने कम समय में मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए लगातार हमसे जुड़ते रहेंगे। रोज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।